एंड लैंडलॉर्ड्स एंड द रिच पीजेंट्स, रिच पीजेंट कम्युनिटी जो होती है वो जो थे लाइक पाटीदार्स ऑफ द गुजरात, जो बड़े बड़े पीजेंट्स थे, किसान थे, अमीर किसान से कहते हैं गुजरात में, वहां पर उन्हें पाटीदार्स कहा जाता है, ठीक है। तो इस तरह के जितने भी लोग थे, दे वर ऑल्सो सफरिंग एंड दे वर ऑल्सो पार्टिसिपेटिंग इन टू द मूवमेंट और नॉट। अब एक बात समझो, they have not come with the full intensity in the second civil disobedience movement which was started by the Gandhi ji, because they were very much annoyed with the Gandhi ji, because first बार जब उन्होंने सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट स्टार्ट किया था तो उन्होंने ये सब पार्टिसिपेट किए थे। जब उन्होंने कॉल ऑफ किया तो उन्होंने केवल जो पॉलिटिकल लीडर्स थे उन्हीं को तो छुड़ाने की बात किया। उन्होंने जो ये लैंडलॉर्ड्स थे इनके फायदे के लिए तो कोई बात नहीं कही, कोई डिमांड नहीं रखा था। तो इन्होंने कहा कि क्या जरूरी है, इन्होंने सोचा, इनके मन में आया, जब इन्होंने पहली बार कॉल ऑफ किया तो इन्होंने हमारे लिए कुछ नहीं किया, कॉल ऑफ कर लिया। अब दोबारा यदि सक्सेसफुल रहता है तो हमारे लिए ये कुछ कदम उठाएंगे, इसकी क्या गारंटी है। इसीलिए जो लैंडलॉर्ड्स थे, रिच पीजेंट्स थे, they were not participated into the civil disobedience second civil disobedience movement started by Gandhi ji with the full intensity, ठीक है। दूसरी बात, the poor peasants, जो poor peasants थे, they were having their own problems, सबके अलग अलग प्रॉब्लम होते हैं। they were fighting for lowering down the revenue, वो लड़ रहे थे किस चीज के लिए, एंड दे वर ऑल्सो फाइटिंग फॉर द रीमिशन ऑफ द रेंट, जो उन्होंने रेंट दे रखा है वो रेंट वापस उनको दिया जाए। लेकिन जिस तरीके से डिप्रेशन चल रहा था उस समय, तो वो चीजें तो पॉसिबल थी ही नहीं, क्योंकि जो वर्ल्ड वॉर में वो इन्वॉल्व हुए थे उनके बहुत लॉस हो चुका था, वो उधर कंपनसेट कर रहे थे। सो दे वर बेसिकली the poor people of poor peasants were involved into no rent campaign against the Britishers or not, हम कोई भी रेंट नहीं देंगे, इस कैंपेन में लगे हुए थे। लेकिन एक बात समझिए, जो लैंडलॉर्ड्स होते हैं, ठीक है, उनका सपोर्ट पुअर पीजेंट्स को होना बहुत जरूरी था, और लैंडलॉर्ड्स वर नॉट इन सपोर्ट ऑफ द कांग्रेस। सो the poor peasants were also not came with the full intensity, because they were also very much confused and uncertain about the programs of the Congress. कांग्रेस को प्रोग्राम को लेकर वो भी बहुत कंफ्यूज और अनसर्टेन थे, क्योंकि जब पहली बार कॉल ऑफ किया गया था तो उन्होंने उनके फायदे के लिए भी कुछ नहीं किया था, डिमांड रखा था। यदि ये डिमांड रखते कि मैं सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में जा रहा हूँ, तुम कुछ तो रेंट माफ कर दो गरीबों का, ठीक है, तो गरीब अगली बार ये तो सोचते कि चलो हमारे लिए उन्होंने जाते समय डिमांड रखा था, तो अगली बार यदि सक्सेसफुल होता है तो वो कुछ करेंगे। तो इसलिए वो भी बेचारे बहुत ज्यादा सक्सेसफुल तरीके से नहीं आए। एक बिजनेस ग्रुप होता है। अब देखो, जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ था, बिजनेसमैन सबको केवल एक चीज चाहिए होता है, प्रॉफिट, ठीक है। उन्हें इस चीज से कोई मतलब नहीं होता है कि गवर्नमेंट किसकी है, क्या कर रही है, क्या नहीं कर रही है, केवल उनको उससे अपना प्रॉफिट दिखना चाहिए। कांग्रेस यदि ये करता है, अब जैसे फर्स्ट जो मूवमेंट हुआ था सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, उसमें स्वदेशी मूवमेंट रखा गया था, स्वदेशी चीजों के लिए। तो जो इंडस्ट्रीज थे इंडियन, जो मर्चेंट्स थे, उनको बहुत फायदा हुआ था, क्योंकि ब्रिटिश गुड्स लिए नहीं जा रहे थे, इंडियन गुड्स को खरीदा जा रहा था। So that was a very good opportunity for the Indians to accumulate or get the profit in a huge amount. And उस पहले मूवमेंट में उन्होंने खूब प्रॉफिट कमाया था, और इस कारण से they able to expand their business even into the foreign countries also. जो उन्होंने कमाया था प्रॉफिट, उससे उन्होंने अपने बिजनेस को भी बढ़ाया था। तो उन्हें लग रहा था कि इस मूवमेंट को भी सपोर्ट करते हैं, तो इसमें हमारे ही बातों को माना जाएगा। तो उसमें रखा गया था कि बाइकआउट ऑफ फॉरेन गुड्स, इंपोर्ट करने के लिए मना किया गया था, ठीक है। जो फॉरेन एक्सचेंज रेशियो है उसको घटाने की बात कही गई थी। इसके अलावा
जो कॉलोनियल कंट्रोल है इंडियन इकोनॉमी पे उसे रिमूव करने के लिए कहा गया था कि जो फॉरेन गुड्स है इस पर आप टैक्स लगाइए, तो इससे क्या होगा, वो महंगा हो जाएगा गुड्स, और जो आपके घर के गुड्स होंगे उसमें कोई ड्यूटी नहीं लग रही है तो वो सस्ते रहेंगे, तो लोग उसको खरीदेंगे या नहीं खरीदेंगे। तो इसीलिए जो बिजनेसमैन थे उन लोगों ने मिलकर एक ग्रुप बना रखा था, इंडियन इंडस्ट्रियल कमर्शियल कांग्रेस का ग्रुप, जिसको 1920 में बनाया गया था। और उन्होंने एक ग्रुप, उसी का एक अपना ग्रुप बनाया था जिसका नाम था फिक्की, फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज, फेडरेशन ऑफ इंडियन कॉमर्स एंड इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज। फिक्की आज भी एग्जिस्ट करती है, आज भी सर, आज भी उसमें जितने भी इंडस्ट्रिस्ट हैं वो उसके मेंबर होते हैं, और वो डिसाइड करते हैं कि वो ज्यादा इन्वेस्टमेंट किस पर्टिकुलर स्टेट में करें, क्योंकि जिस स्टेट की पॉलिसी जितनी ज्यादा उनको फेवर कर रहा होगा, उनको फायदा पहुंचा रहा होगा, वो उस स्टेट में अपने इंडस्ट्री लगाने का डिसाइड करते हैं नहीं। अब एक ग्रुप है जिसमें केवल बिजनेसमैन हैं, तो मान लीजिए उसमें 10 बिजनेसमैन ने भी या 10% ने भी अपने फैक्ट्री सेटअप किया एक पर्टिकुलर स्टेट में, तो उसकी इकोनॉमी बढ़ जाएगी नहीं बढ़ जाएगी। इसलिए तुम देखना बार बार फिक्की के साथ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी डील करते रहती है कि भैया आप अपना फैक्ट्री स्टेट में लगाइए। स्टेट्स भी बार बार कंपनी को कॉल करते रहती है, तो वो सब फिक्की के थ्रू होता है, ठीक है। अब एक बात समझो, इस समय जब ये मूवमेंट चल रहा था, फिक्की बनाया गया, तो उस समय ये जो इंडस्ट्रीज थे उसमें दो बहुत बड़े इंडस्ट्रीज थे। एक थे जीडी बिरला, जिसका बिरला ग्रुप आज भी है, तो जीडी बिरला एंड पुरुषोत्तम दास, they were the two big industrialists which were supporting the civil disobedience movement, so that the movement can bring success and they can sell and buy their goods and they can spread their business even to the foreign countries. ये बात उनको समझ में आ रही थी, इसीलिए वो इसमें पैसे इन्वेस्ट कर रहे थे मूवमेंट में, ताकि इस मूवमेंट को और सक्सेसफुल बनाया जा सके। तो ये सारी चीजें हो रही थी। बिजनेसमैन जो थे they were enthusiastic of spreading their business into the foreign countries also, क्योंकि पहले ये कानून था कि जो इंडियन इंडस्ट्रिस्ट है वो फॉरेन में बिजनेस नहीं करेंगे, तो यदि ये कानून टूटेगा तो दे कैन गो एंड स्प्रेड देयर बिजनेस इनटू द फॉरेन कंट्री और नॉट। और यहाँ के सस्ते गुड्स जो ब्रिटिशर्स ले जाके इंटरनेशनल मार्केट में हाई प्राइस में वो इंडियन इंडस्ट्रीज भी दे सकते हैं, प्रॉफिट होगा। तो इसी चीज को रोकने के लिए उन्होंने एक कानून बना रखा था, तो उनको इस सिविल डिसोबीडियंस से ये फायदा नजर आ रहा था या नहीं? सपोर्टिंग द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। इसके अलावा यदि मान लीजिए लड़ाई भी होती है तो उनको आर्म, एम्यूनिशंस, कपड़े ये सब चाहिए होंगे, और वो कौन बनाएगा? तो वहां पे भी उन्हें अपना फायदा दिख रहा था। सो दैट्स व्हाई सोशली एंड अदर तरीके से जो इंडस्ट्रीज थे दे वर सपोर्टिंग दिस मूवमेंट सो दैट दे कैन नॉट ओनली स्प्रेड देयर बिजनेस बट ऑल्सो दे कैन अर्न मोर एंड मोर प्रॉफिट फ्रॉम दिस मूवमेंट। वो उसमें भी अपना फायदा देख रहे थे। कहने के लिए वो क्या कहेंगे कि जी हम तो देशभक्ति कर रहे हैं, हम आपका साथ दे रहे हैं। अरे तुम साथ इसलिए दे रहे हो क्योंकि उसमें तुम्हारा फायदा दिख रहा है, तुम्हारा अपना प्रॉफिट दिख रहा है। तो मिला था सर उन्हें प्रॉफिट उसमें? अरे कैसे नहीं मिलेगा? ये बताओ, तुम फॉरेन गुड्स नहीं लोगे, कपड़े नहीं लोगे, ऐसा तो नहीं कि बिना कपड़े घूमोगे। नॉट सपोर्टिंग द मूवमेंट, पुअर पीजेंट्स वर कंफ्यूज्ड दैट जो इंडस्ट्रीज थे they were supporting because their own profit was appearing in trade. Yes sir. हाँ या नहीं? Yes sir. अब नेक्स्ट बात करते हैं, जो इंडस्ट्रियल वर्किंग क्लास थी, so their main problem was industries because the industries were supporting the movement. जो इंडस्ट्रीज थे they were supporting the movement or not? Yes sir. And एक बात बताओ, जब इंडस्ट्रीज सपोर्ट कर रहे हैं कांग्रेस वालों को,
तो वो ये तो नहीं कहेंगे कि इंडस्ट्रियल लेबर जो है उनकी वेजेस बढ़ा दो आप, क्योंकि उनका वेजेस बढ़ने का मतलब है उनका नुकसान जाएंगे। तो इस चीज को लेकर जो इंडस्ट्रीज थे, ठीक है, वो नाराज ना हो, इसलिए कांग्रेस वालों ने उन इंडस्ट्रियल लेबर के बारे में बहुत ज्यादा कुछ बातें नहीं की थी। सो दे वर आल्सो नॉट वेरी मच श्योर अबाउट देयर मूवमेंट, लेकिन they were also participating into the movement because their owners were participating. जो ओनर पार्टिसिपेट कर रहे थे तो वो लेबर्स भी पार्टिसिपेट कर रहे थे और वो रेल्स पे और अलग अलग तरह बाइकआउट करके अपने कैंपेन को आगे बढ़ा रहे थे। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट इसमें जो कंपोनेंट था वो थे वुमेन्स। ये पहला मूवमेंट ऐसा था, मास मूवमेंट, जिसमें वुमेन्स पार्टिसिपेट कर रही थी। और जहां औरतें आएंगी वहां तो क्या होगा तुम्हें मालूम है ही। फर्स्ट टाइम when the women were participating into it, so that's why this was the most remarkable feature of this national movement or not? Yes, sir. पहली बार किचन के बेलन को छोड़ के बाहर का डंडा उन्होंने उठा लिया था। ठीक है, तो पहले बात जो थी, अरे वो इसमें तो पूरा मजा आता है। तो एक बात क्लियर थी, दिस टाइम वुमेन्स वेयर, जो मैं यहाँ वो एक साइड में था, लेकिन इस बात पे क्लियर था कि वुमेन्स वेयर आल्सो पार्टिसिपेटिंग इनटू द मूवमेंट एंड द मेन थिंग वाज दैट द गांधी जी हिमसेल्फ हैज कॉल्ड द वुमेन्स टू पार्टिसिपेट इनटू दिस मूवमेंट। दिस वाज बिकॉज if the women will be included in this movement, the movement will become more intensified, क्योंकि लोग ज्यादा हो जाएंगे। ठीक है, और इसके साथ साथ they were able to prevent the people from buying the liquors and they can also boycott those shops also where the foreign goods are sold or not. Yes, sir. अब इसमें वो किस तरीके से मूवमेंट में पार्टिसिपेट कर रही थी? When the peaceful movement was carried out, तो लोगों के ऊपर लाठीचार्ज होते थे, तो उनको मेडिकल जो असिस्टेंट दिया जाता था, so they were given by these women. So this way they were boycotting the foreign goods, they were boycotting the liquors by not allowing the men from buying these liquors. So in this way the women were participating. लेकिन जो सबसे खास बात थी, इसमें जो हाई सोसाइटी फैमिली की औरतें थी वो नहीं कर रही थी, वही पार्टिसिपेट कर रही थी मेनली। जो रिच होती है, रिच, देखो कोई भी चेंज लाने के लिए ना पहले जो ऊपर के लोग होते हैं उनको आना होता है, नीचे वाले कभी निकल के नहीं आएंगे अनलेस अंटिल कोई बात बहुत ज्यादा ना हो जाए, वो अपनी जगह पे ही रहेंगी। जैसे मैंने एक बहुत ही अच्छा, हम लोग बात कर रहे थे women were the first time participating into the movement, and mainly in this movement firstly the rich landlords and the peasants women or the women of the rich peasants and landlords firstly came into this movement, and slowly and gradually the other women also start coming out of the houses and started participating in this movement or not? Yes, sir. And जो women थे, they were main reason of making this particular movement slightly successful. जो कुछ सक्सेसफुल हुआ ये मूवमेंट, उसमें औरतों का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल था जो प्ले कर रहा था। अब सवाल ये होता है कि ये जो मूवमेंट हुआ ये सक्सेसफुल तो नहीं हुआ, इसके कुछ मेन कारण थे, और वो मेन कौन से कारण थे ये एग्जामिनेशन में आपसे पूछा जाएगा। देखिए, इसमें सबसे मेन कारण था द पीपल ऑफ अनटचेबल्स। जो लो कास्ट के जाति के लोग थे, तो वो इस मूवमेंट में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे थे, क्योंकि दे वर कंसिडर्ड दलित एंड अनटचेबल्स। और जो स्नातक धर्म के लोग होते हैं उस समय के, they were very much afraid of this, that Dalit do not participate into this movement, क्योंकि वो इसमें आ जाते हैं तो फिर वो अनटचेबिलिटी प्रिवेल कर रही थी, तो वो
मतलब अशुद्ध हो जाएंगे टाइम। तो इसमें जो हरिजन थे, दलित से, अनटचेबल्स थे, they were not participating, जो भंगी थे, they were not participating, and even the leaders also do not wanted that these group of people participate into this movement, क्योंकि नॉर्मली जो लीडर्स थे वो सब अपर कास्ट के लीडर्स थे, और अपर कास्ट के लीडर कभी नहीं चाहते थे कि जो दलित है, भंगीज हैं, so they come into this group। और इसमें डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो थे, he was very much reluctant over this particular thing that the Dalits also should be added into this particular movement। तो इस बात को लेकर, क्योंकि जो कांग्रेस के बड़े लीडर्स थे, they were not wanting that the Dalits should participate in the movement। इस बात को लेके डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो थे, he was very much annoyed with the Congress people, and he was also demanding that the Dalits were of a group of depressed group, so they should be provided reservation so that this group can uplift and come and stand along with these normal peoples। तो जो भीमराव अंबेडकर थे वो इस चीज के लिए लड़ रहे थे कि जो अप्रेस्ड पीपल्स हैं, जो दलित हैं, उनके लिए सीट रिजर्व की जाए, रिजर्वेशन का डिमांड कर रहे थे ताकि उनको भी अपलिफ्ट किया जा सके और वो भी अपने डिमांड्स को रख सके। तो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में जो दलित थे, सो दे वर नॉट पार्टिसिपेटिंग स्ट्रांगली बिकॉज ऑफ दिस रीजन। अब इसमें इस बात को लेकर जब गांधी जी को मालूम चला कि जो कांग्रेस के लीडर्स थे वो इस चीज को नहीं चाहते हैं कि दलित पार्टिसिपेट करे, जबकि गांधी जी चाहते थे कि दलित पार्टिसिपेट करे, तो इस चीज को लेके वो बहुत ज्यादा नाराज भी थे। और जो 2 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुआ था उसमें डिसीजन नहीं बनने का मेन कारण ये भी था क्योंकि भीमराव अंबेडकर जो थे वो बार बार कह रहे थे कि रिजर्वेशन दिया जाना चाहिए, और जो और लीडर्स थे वो इस चीज के लिए राजी नहीं थे। जब तुम्हारे अपने तुम लोग एक बात पर राजी नहीं हो रहे हो तो वो तुम ब्रिटिशर्स के आगे कैसे रखोगे। तो इसीलिए सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जो हुआ उसमें कोई भी डिसीजन नहीं निकल रहा था, ठीक है। तो 1930 में भीमराव अंबेडकर जी ने एक एसोसिएशन बनाया था ऑफ डिप्रेस्ड क्लासेस, और उनको पॉलिटिकली स्ट्रॉन्ग करने के लिए उन्होंने डिसाइड किया था। और इसीलिए सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में भीमराव अंबेडकर जी ने इस बात को रखा और गांधी जी ने रिफ्यूज किया और वो कोई डिसीजन पे पहुंच नहीं सके। तो इस बात को लेकर गांधी जी बहुत ज्यादा नाराज थे और वो इंडिया में आकर उन्होंने एक अनशन शुरू किया, फास्ट टिल डेथ इनटू पूना। और इस बात को जब भीमराव अंबेडकर जी को मालूम चला तो फिर वो गांधी जी के पास गए और वहां जाकर उन्होंने एक गांधी जी के साथ पैक्ट साइन किया, समझौता किया, जिसे हम पूना पैक्ट के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। तो मैंने ये कहा कि जो सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस था उसमें कोई डिसीजन नहीं हुआ था, क्यों नहीं हुआ था समझ में आ गया आपको। और गांधी जी वहां से आने के बाद उन्होंने एक फास्टिंग यहाँ पे शुरू कर दिया था अंटिल डेथ, और उनकी जब तबीयत खराब होने लगी तो भीमराव अंबेडकर जी ने उनके फास्टिंग को खत्म करने के लिए वहां पर एक पूना पैक्ट साइन किया गांधी जी के साथ। तो पूना पैक्ट किसके किसके बीच में साइन हुआ? अंबेडकर इन सितंबर 1932, इन सितंबर 1932। और उसमें ये बात डिसाइड किया गया कि जो डिप्रेस्ड क्लास है they will be given reserved seat into the provincial council and the central legislative council। जो प्रोविंसेस हैं और जो सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल है उनमें उनका रिजर्व सीट होगा। बट there was no voting over the जनरल इलेक्टोरेट के ऊपर कोई वोटिंग नहीं होगी, वहां पर कोई रिजर्वेशन नहीं होगा। तो गांधी जी इस बात पे राजी हो गए कि कोई सीट रिजर्व नहीं होगा,
लेकिन लेजिस्लेटिव काउंसिल में इतने सीट रिजर्व हो गए दलित के लिए, इस बात के लिए वो राजी हो गए। पहले अम्बेडकर जी इस चीज के लिए लड़ रहे थे, ये वाला एरिया जो है ये दलित के लिए रिजर्व कर दिया जाए, ये वाला दलित के लिए रिजर्व कर दिया जाए। लेकिन गांधी जी इस बात पे एग्री नहीं हुए। वो किस बात पे एग्री हुए कि जो प्रोविंशियल और लेजिस्लेटिव काउंसिल, सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल है, उनके अंदर उनके सीट में कुछ सीट डिफरेंट क्लास के लिए रिजर्व कर दिया जाएगा। मतलब यदि सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल में 250 सीट है तो 25 सीट लेजिस्लेटिव काउंसिल के लिए रिजर्व कर दिया जाएगा, चाहे वो कहीं से भी सेलेक्ट होके आते हैं। तो इससे जो दूसरे पॉलिटिकल पार्टी हैं, तो पॉलिटिकल पार्टी को दलित को तो टिकट देना ही पड़ेगा, ठीक है। तो इस तरीके से एक कॉम्प्रोमाइज हुआ गांधी जी और अम्बेडकर के बीच में अंडर द पूना पैक्ट, ठीक है। अब एक बात समझो, ये तो समझ में आएगा पूना पैक्ट, ये मैं इसलिए डिस्क्राइब करना और कब हुआ था और किसके बीच में हुआ था। 1932 में हुआ था, सितंबर 1932 में हुआ था, ठीक है। डेट कौन सी थी? मैं बात करने जा रहा हूँ तो ध्यान से सुनना। इस पूरे मूवमेंट में यदि आप देखो, मैंने मुस्लिम कम्युनिटी का कहीं भी नाम नहीं लिया, तो मुस्लिम कम्युनिटी इस मूवमेंट में अपने आप को सेपरेट कर रखा था। उन्होंने अपने आप को सेपरेट कर लिया था कि वो इस मूवमेंट में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। उसका एक बहुत बड़ा रीजन था ब्रिटिश का डिवाइड एंड रूल पॉलिसी। जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने एक पॉलिसी अडॉप्ट कर रखी थी, डिवाइड एंड रूल पॉलिसी। और इस चीज के लिए उन्होंने जो मुस्लिम पॉलिटिकल पार्टीज थी उनको अलग अलग तरह की बातें कर रखी थी, जिससे कि वो इस मूवमेंट में पार्टिसिपेट न करें। अब सवाल ये होता है कि ऐसे कौन कौन सी बातें थी, what were the factors which were responsible because of which the Muslim community did not participate in this movement? आजाद होते तो सब आजाद होते या एक कोई आजाद होता? लेकिन जानबूझकर मुस्लिम कम्युनिटी इस मूवमेंट में पार्टिसिपेट नहीं की, तो उसके लिए मुस्लिम रिस्पॉन्सिबल नहीं थे, ब्रिटिश। क्योंकि ब्रिटिशर ने जानबूझ के कैसा खेल खेल रखा था, उन्होंने हिंदू और मुस्लिम को डिवाइड कर रखा था कि यदि हिंदू कोई मूवमेंट को स्टार्ट कर रहे हैं तुम मत करो, और तुम कोई करते हो तो हिंदुओं को नहीं करने देंगे, ठीक है। तो इसे अब हिंदू मेजॉरिटी में थे, दे वर मोर सेंसिटिव, ठीक है। तो दे वर फाइटिंग फॉर देयर राइट्स। लेकिन मुस्लिम्स वर नॉट पार्टिसिपेटिंग इनटू दिस मूवमेंट बिकॉज ऑफ फॉलोइंग रीजंस। वो रीजन सुन लो। सबसे पहला रीजन था एसोसिएशन ऑफ हिंदू महासभा विद कांग्रेस। एसोसिएशन ऑफ